यह हाउ टू डे ट्रेड फॉर अ लिविंग ऑडियो बुक का दूसरा पार्ट है। शुरुआत के 6 चैप्टर्स पिछले वीडियो में हैं। यदि आपकी रुचि इंट्राडे ट्रेडिंग में है तो उसे जरूर सुने। चैप्टर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। इस चैप्टर में हम 3 एलिमेंट्स के आधार पर अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में जानेंगे। पहला है प्राइस एक्शन, दूसरा है टेक्निकल इंडिकेटर्स और तीसरा है चार्ट पैटर्न। एक ही टाइम में तीनों एलिमेंट्स को सीखना और प्रैक्टिस करना महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ स्ट्रैटेजीज के लिए केवल टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज वीवेप की आवश्यकता होती है। एक सफल डे ट्रेडर बनने के लिए प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न की समझ होना भी जरूरी है। यह स्पेशली प्राइस एक्शन के संबंध में केवल प्रैक्टिस के साथ आती है। एक इंट्राडे ट्रेडर के रूप में हमको कंपनियों और उनकी कमाई की परवाह नहीं करनी चाहिए। डे ट्रेडर को इस बात की चिंता नहीं होती है कि कंपनियां क्या करती हैं या क्या बनाती हैं। हमारा ध्यान केवल प्राइस एक्शन, टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न पर होना चाहिए। मैं कंपनियों के नाम से ज्यादा स्टॉक सिंबल्स को जानता हूं। मैं फंडामेंटल्स को टेक्निकल एनालिसिस के साथ नहीं मिलाता। मैं स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करता हूं। अब यह कहने के बाद, जैसा कि मैंने चैप्टर 4 में उल्लेख किया है कि मैं ज्यादा टाइम सिर्फ अल्फा प्रीडेटर्स की तलाश करता हूं, जिसके कारण ही अगर मेरे पास कोई स्टॉक है जो 80% तक चल रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट का मतलब है कोई अच्छी या बुरी न्यूज़, रिजल्ट या कोई और कारण जो प्राइस को इफेक्ट कर सकता है। इसे कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट को यदि एग्जाम्पल से समझे तो एक बायोफार्मास्यूटिकल स्टॉक है और उसे अभी FDA की मंजूरी मिली है या उसकी किसी दवा की डिमांड एकदम से मार्केट में बढ़ गई है, यही कैटलिस्ट है। हम एक डे ट्रेडर है, हम बहुत जल्दी ट्रेड करते हैं। कभी कभी हम 10 से 30 सेकंड के भी ट्रेड लेते हैं। लाखों ट्रेडर हैं और लाखों स्ट्रेटजिस्ट भी हैं। हमको बाजार में अपनी जगह ढूंढनी होगी जहां हम अच्छा महसूस करें। मुझे अपने ट्रेडिंग करियर में सबसे अच्छी 7 स्ट्रैटेजीज पता चली हैं जिन्हें मैं इस चैप्टर में समझाऊंगा। फंडामेंटली ये सरल स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन इनमें महारत हासिल करना मुश्किल है और इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अपेक्षाकृत कम संकेत देती हैं और हमको शांत समय के दौरान बाजारों में एंट्री लेने की अनुमति देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रोफेशनल्स करते हैं। याद रखने की एक और बात यह है कि अभी बाजार में 60% से अधिक मात्रा में हाई फ्रीक्वेंसी एल्गो ट्रेड्स होते हैं। इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर के खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं। यदि आपने कभी कंप्यूटर के खिलाफ चेस खेला है तो आप जानते ही होंगे कि कौन ज्यादातर हारता है। हम 1 या 2 बार लकी हो सकते हैं, बार बार नहीं। हमें प्रत्येक दिन कुछ मुट्ठी भर स्टॉक जिनमें अल्फा प्रीडेटर के कारण इतने भारी वॉल्यूम आ जाए कि इंस्टीट्यूशन और एल्गो की जगह आप और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर उन पर ट्रेड लेकर कंट्रोल प्राप्त कर सके। हमें उन्हीं पर फोकस करना चाहिए। अल्फा प्रीडेटर्स को समझने के लिए आप इस बुक का पिछला पार्ट देख सकते हैं। ट्रेडिंग की ओर मेरा व्यू यह है कि हमको लगातार लाभदायक होने के लिए केवल कुछ चीजों में महारत हासिल करनी चाहिए। मेरी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने से पहले मेरी एंट्री, एग्जिट और ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। मेरे ट्रेड का साइज, स्टॉक की प्राइस और मेरे अकाउंट और रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स, जिसे हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 800 शेयर्स बाय किए। जब मेरा पहला टारगेट अचीव होता है तो मैं 400 शेयर बेचता हूं, जिससे मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन एंट्री पॉइंट पर आ जाता है। फिर मैं अगले टारगेट पर 200 शेयर बेच देता हूं। मैं आमतौर पर आखिरी 200 शेयरों को तब तक रखता हूं जब तक कीमतें मेरे पक्ष में चलती रहती हैं। ऐसी स्थिति के लिए मैं हमेशा कुछ शेयर रखता हूं। कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक साथ ट्रेड में एंट्री नहीं लेते हैं। वे ट्रेड में पैमाना बनाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अलग अलग पॉइंट्स पर खरीदते हैं। वे 100 शेयरों के साथ शुरुआत कर सकते हैं और फिर विभिन्न पॉइंट्स पर अपनी पोजीशंस बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए 1000 शेयर ट्रेड के लिए वे 500 प्लस 500 या 100 प्लस 200 प्लस 700 शेयर लेते हैं। यदि सही तरीके से किया जाए तो यह रिस्क और ट्रेड मैनेजमेंट का एक उत्कृष्ट तरीका है। हालांकि इस मेथड में पोजीशंस का मैनेजमेंट करना अत्यंत कठिन है।
कई नए ट्रेडर जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं वे ओवर ट्रेडिंग कर देंगे और कमीशन स्लिपेज और लॉस वाले ट्रेडों के एवरेज में अपना पैसा खो देंगे। मैं शायद ही कभी किसी ट्रेड में पैमाना बनाता हूं, लेकिन आगे यदि मैं बड़े ट्रेड लूंगा तो इस पर ध्यान जरूर दूंगा। लेकिन याद रखें, एक ट्रेड में स्कैलिंग एक दो-धारी तलवार है और नए ट्रेडर एवरेज के चक्कर में अपना कैपिटल लॉस कर सकते हैं। मैं नए लोगों के लिए इस मेथड की अनुशंसा नहीं करता। इसके बाद है ABCD पैटर्न। ABCD पैटर्न ट्रेड करने के लिए सबसे बुनियादी और सबसे आसान पैटर्न है और यह शुरुआती और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। हालांकि यह सरल है और लंबे समय से चला आ रहा है, फिर भी यह बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है क्योंकि कई ट्रेडर अभी भी इसका यूज कर रहे हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है, हमें वही करना चाहिए जो बाकी कर रहे हैं। इससे वॉल्यूम बिल्ड होता है और ट्रेड के सक्सेस के चांस बढ़ते हैं। आइए इस पैटर्न पर एक नज़र डालते हैं। ABCD पैटर्न एक आसानी से पहचाना जाने वाला चार्ट पैटर्न है जिसमें दो समान प्राइस लेग्स होते हैं। यह एक हार्मोनिक पैटर्न है जो ट्रेडर्स को यह प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि स्टॉक कब किस दिशा में जा सकता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्टॉक चार्ट में बहुत बार दिखाई देता है। यह एक बेयरिश पैटर्न है जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है। इसकी आकृति एन शब्द के जैसी होती है। आप इमेजिन कीजिए एन शब्द के 4 पॉइंट्स है ABCD। जब स्टॉक A से B तक अप ट्रेंड में जाता है, फिर ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तब स्टॉक B से C तक आ जाता है। हमें पता नहीं है कि पुल बैक होगा या नहीं। यदि स्टॉक सपोर्ट लेकर फिर से D तक जाता है, तब हम रेजिस्टेंस फाइंड करके स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। यही काम हम जब स्टॉक चार्ट पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर जाए तो लॉन्ग के लिए भी कर सकते हैं। कई कारणों से ट्रेडर्स के लिए ABCD पैटर्न महत्वपूर्ण है। ट्रेडर्स इसका उपयोग विभिन्न मार्केट्स में किसी भी मार्केट की स्थिति में और किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने के लिए कर सकते हैं। यह अन्य सभी पैटर्न्स पर आधारित है। यह शानदार रिस्क रिवॉर्ड और विनिंग परसेंट देता है। इसके बाद बुल फ्लैग मोमेंटम पैटर्न है। इस पैटर्न को बुल फ्लैग नाम दिया गया है क्योंकि यह एक पोल पर लगे झंडे जैसा दिखता है। बुल फ्लैग में हमारे पास कई बड़ी कैंडल्स अप ट्रेंड में होती हैं, फिर कुछ रेड कैंडल्स होती हैं, जिसका मतलब है कुछ ट्रेडर मुनाफा वसूली कर रहे हैं, परंतु अभी भी बुल्स के पास ही कंट्रोल रहता है। बुल फ्लैग शुरू होने से पहले कई ट्रेडर स्टॉक को खरीदने से चूक जाएंगे। जब कीमत बढ़ रही हो तो स्टॉक खरीदना जोखिम भरा होता है। इसे स्टॉक चेस कहा जाता है। पेशेवर ट्रेडर्स का लक्ष्य शांत समय के दौरान ट्रेड में एंट्री करना और सुपर बाइंग हो रही हो उस समय के दौरान अपना मुनाफा लेना होता है। यह निश्चित रूप से शौकिया ट्रेड करने के तरीके के बिल्कुल विपरीत है। हम आमतौर पर यदि बुल फ्लैग पैटर्न में एंट्री फ्लैग के राइट साइड के लास्ट पॉइंट पर लेते हैं और पोल के बराबर का टारगेट रखकर लास्ट कैंडल के नीचे स्टॉक लॉस लगा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टॉप एंड बॉटम रिवर्सल ट्रेडिंग। टॉप एंड बॉटम रिवर्सल सबसे आसान ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में से एक है। डे ट्रेडर्स को इसका यूज करना पसंद है क्योंकि उनके पास एक बहुत ही फिक्स एंट्री और एग्जिट पॉइंट है और एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। इस खंड में हम समझने जा रहे हैं कि स्कैनर का उपयोग करके रिवर्सल सेटअप कैसे खोजें, लेवल्स को खोजने के लिए बोलिंगर बैंड को कैसे समझें, इंडिसाइड कैंडल का उपयोग कैसे करें या एंट्री लेने के लिए डोजी कैंडलस्टिक्स का यूज कैसे करें, कैसे समझें कि अपने स्टॉप लॉस को कहां सेट करें और अपने प्रॉफिट टारगेट का पता कैसे लगाएं। यदि आप हमारे निजी चैट रूम का हिस्सा हैं, तो आप मुझे बार बार यह कहते हुए सुनेंगे कि जो ऊपर जाता है वो नीचे आएगा ही। यदि कोई ट्रेड बहुत बढ़ गया है तो उसे फॉलो न करें। जब कोई स्टॉक इम्पोर्टेंट रूप से डाउन होना शुरू होता है तो उसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला कारण है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इन्वेस्टर्स और हेज फंड ने अपनी बड़ी पोजीशंस को बाजार में बेचना शुरू कर दिया है। दूसरा कारण है स्ट्रॉन्ग रिटेल ट्रेडर्स का ग्रुप जिन्होंने स्टॉक को शॉर्ट कर दिया है। तब भी स्टॉक नीचे आ सकता है। नेक्स्ट है मूविंग एवरेज ट्रेंड ट्रेडिंग। कुछ ट्रेडर ट्रेडिंग के लिए संभावित एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के रूप में मूविंग एवरेज का यूज करते हैं।
कई स्टॉक 1 मिनट और 5 मिनट के चार्ट में मूविंग एवरेज या रेजिस्टेंस लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर या नीचे की ओर जाते हैं। ट्रेडर्स इस व्यवहार से लाभ उठा सकते हैं और मूविंग एवरेज के साथ ट्रेंड की राइड कर सकते हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि मूविंग एवरेज सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्यों बनते हैं, तो इसका उत्तर है क्योंकि कई ट्रेडर इन लाइंस को देख रहे हैं और उनके आधार पर डिसीजन ले रहे हैं। इसलिए उनके पास एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रेडिक्शन इफेक्ट है। मूविंग एवरेज के सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइंस के पीछे कोई फंडामेंटल रीजंस नहीं है। मैं 9 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज AMA और 50 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज SMA का यूज करता हूँ। मैं इस पुस्तक को संक्षिप्त रखने के लिए मूविंग एवरेज क्या है और सिंपल और एक्सपोनेंशियल के बीच के अंतर के बारे में डीप में नहीं जाऊंगा। हालांकि आप गूगल कर सकते हैं और इन मूविंग एवरेज के बारे में इन्फो ले सकते हैं। आपके चार्टिंग सॉफ्टवेयर में अधिकांश मूविंग एवरेज इनबिल्ट होंगे। वे यूज के लिए रेडी हैं और उनमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूविंग एवरेज ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पहला है, जब मैं किसी स्टॉक को वॉच कर रहा होता हूं और फिर देखता हूं कि एक स्टॉक ट्रेंड मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट कर रहा है तो मैं ट्रेंड ट्रेडिंग पर विचार करता हूं। मैं जल्दी से पिछले दिनों के ट्रेडिंग डेटा को देखता हूं कि स्टॉक 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट में इन मूविंग एवरेज से क्या रिजल्ट मिले हैं। दूसरा है, एक बार जब मुझे पता चल जाता है कि कौन सा मूविंग एवरेज ट्रेड के व्यवहार के लिए अधिक उपयुक्त है, तो मैं एक सपोर्ट के रूप में मूविंग एवरेज की पुष्टि के बाद स्टॉक खरीदता हूं और मैं मूविंग एवरेज लाइन के जितना संभव हो उतना करीब खरीदता हूं। मेरा स्टॉप लॉस आमतौर पर मूविंग एवरेज लाइन के ब्रेक से 5 सेंट नीचे होता है। तीसरा है, मैं मूविंग एवरेज के ब्रेक होने तक राइड करता हूं। चौथा है, मैं कभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग नहीं करता और मैं लगातार अपनी आंखों से ट्रेंड को वॉच करता हूं। पांचवा है, यदि स्टॉक मूविंग एवरेज से वास्तव में बहुत अधिक दूर जा रहा है तो मैं कुछ प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, आमतौर पर 50% तक। मैं हमेशा अपने एग्जिट के लिए मूविंग एवरेज के टूटने तक प्रतीक्षा नहीं करता। मैं व्यक्तिगत रूप से मूविंग एवरेज के आधार पर बहुत बार ट्रेड नहीं करता। मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस के संभावित लेवल्स को देखने के लिए उन्हें देखता हूं, लेकिन मैं शायद ही कभी उनके सिग्नल के आधार पर कोई ट्रेंड ट्रेड करता हूं, क्योंकि एक ट्रेंड ट्रेड स्ट्रेटजी में हम आमतौर पर काफी समय के लिए बाजार में बंधे रहते हैं। कुछ ट्रेंड ट्रेड कई घंटों तक चल सकते हैं और यह मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को सूट नहीं करता है। अब हम पढ़ रहे हैं वीवेप ट्रेडिंग, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिसे हम वीवेप भी कहते हैं। वीवेप डे ट्रेडर्स में सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल इंडिकेटर है। वीवेप एक मूविंग एवरेज है जो ट्रेड किए जा रहे स्टॉक के वॉल्यूम को ध्यान में रखता है। अन्य मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन केवल चार्ट में स्टॉक की कीमत के आधार पर की जाती है, लेकिन वीवेप उन शेयरों की संख्या पर भी विचार करता है जिनमें स्टॉक का हर कीमत पर ट्रेड होता है। आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में संभवतः वीवेप इनबिल्ट है और आप इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को बदले बिना इसका यूज कर सकते हैं। वीवेप इस बात का एक अच्छा इंडिकेटर है कि प्राइस एक्शन बायर के कंट्रोल में है या सेलर के कंट्रोल में है। जब स्टॉक वीवेप से ऊपर ट्रेड करता है तो इसका मतलब है कि प्राइस बायर के कंट्रोल में है। जब कोई स्टॉक प्राइस वीवेप से नीचे है तो मान लेना चाहिए कि सेलर कंट्रोल कर रहे हैं। वीवेप पर आधारित ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए बहुत आसान हो सकती है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स वीवेप को स्टडी कर रहे हैं और इसके आधार पर डिसीजन ले रहे हैं। वीवेप पर आधारित ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पालन करने के लिए एक थोड़ी इजी है। वीवेप ट्रेडिंग के लिए मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस प्रकार है। जब मैं ट्रेडिंग सेशन के लिए अपनी वॉच लिस्ट बनाता हूं तो मैं वीवेप के आसपास प्राइस एक्शन को वॉच करता हूं। यदि कोई स्टॉक वीवेप के प्रति रिस्पेक्ट दिखाता है तो मैं वीवेप के टूटने या सपोर्ट कंफर्म होने तक वेट करता हूं। मैं आमतौर पर अपने रिस्क को कम करने के लिए जितना संभव हो उतना करीब खरीदता हूं। मेरा स्टॉप लॉस वीवेप के ठीक नीचे वाली कैंडल की क्लोजिंग पर होता है। मैं ट्रेड तब तक जारी रखता हूं जब तक कि मैं अपने प्रॉफिट टारगेट तक नहीं पहुंच जाता या जब तक मैं एक नए सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ट्रेड में बना रहता हूं।
मैं आमतौर पर टारगेट या सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हाफ पोजीशन को बेच देता हूं और अपने स्टॉप लॉस को अपने एंट्री पॉइंट या ब्रेक इवन तक ले जाता हूं। नेक्स्ट है डेवलप योर ओन स्ट्रेटजी। आपको अभी भी बाजार में अपनी जगह ढूंढनी होगी। मैं 1 मिनट या 5 मिनट का ट्रेडर हूं। आप 60 मिनट के ट्रेडर हो सकते हैं या फिर कुछ इंट्रा डे या स्विंग ट्रेडर हो सकते हैं। बाजार में सबके लिए जगह है। इस पुस्तक में आप जो सीख रहे हैं उस पर विचार करें। हो सकता है आज तक आपने जो सीखा है उसके आधार पर आपने अपनी स्ट्रेटजी बना ली होगी। वही आपकी अपनी अनूठी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं जो कुछ भी करता हूं वो आपके लिए बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। सबकी स्ट्रेटजी अपने व्यक्तित्व, अपने अकाउंट के साइज और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करती है। अभी के लिए ज़रूरी यह है कि आप और हम एक स्ट्रेटजी में महारत हासिल करें। एक बार जब हम अपनी स्ट्रेटजी के साथ बाजार में प्रॉफिटेबल रहते हैं तो यह सब आसान हो जाएगा। हम चार्ट को देखने में जितना अधिक समय व्यतीत करेंगे उतना ही अधिक सीखेंगे। मार्केट में सैकड़ों इंडिकेटर और स्ट्रेटजीज है, हमें कौन सी सूट करेगी यह हमें डिसाइड करना है। हर एक ट्रेडर के लिए स्ट्रेटजी के आधार पर ट्रेड लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ट्रेड को प्लान करें। किसी को भी शुरुआत में सीधे ट्रेड करने के स्थान पर पेपर ट्रेड करना चाहिए। यदि सब सही रहता है तो ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार जो पोजीशन बन गई उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। एक बात तो हम आपको बताना भूल ही गए, यह इस बुक का लास्ट चैप्टर नहीं है। इसके बाद 2 चैप्टर और है। पहला है स्टेप बाय स्टेप टू अ सक्सेसफुल ट्रेड और आखिरी है नेक्स्ट स्टेप्स फॉर बिगिनर ट्रेडर्स। यदि आप इन दोनों चैप्टर को सुनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी एक इंट्राडे ट्रेडर है या शेयर मार्केट के हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई पहली लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट फ्री में ओपन करें, जिससे आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प हो सकती है।